इस विशेष गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का विषय हमारे डिजिटल जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि रोजमर्रा के हिस्से पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। आज हम उस तकनीक की तह तक जाने वाले हैं जो हमें असल में व्यवस्थित रखती है। सही कहा। मुख्य रूप से आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो का उपयोग करके एक टास्क मैनेजर, जिसे आमतौर पर टू डू लिस्ट ऐप कहा जाता है, वो कैसे विकसित किया जाता है। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें ऐप डेवलपमेंट के प्रमुख घटकों और उसके डिजाइन को बहुत ही गहराई से कवर किया गया है। हाँ, मतलब इस पूरी प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं को बहुत अच्छे से समझाया गया है। और आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ कोडिंग के कुछ नियम रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ज्ञान सबसे मूल्यवान तब होता है जब उसे समझा और लागू किया जाए। एकदम सही। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि हमारी स्क्रीन पर मौजूद ये ऐप्स असल में काम कैसे करते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक साधारण सा दिखने वाला टू डू लिस्ट ऐप भी अपने आप में डेटा डिजाइन और यूजर साइकोलॉजी का एक बहुत ही जटिल मिश्रण होता है। बाहर से देखने पर तो ये बस कुछ बटनों और टेक्स्ट का खेल लगता है ना। हाँ, लेकिन इसके पीछे का आर्किटेक्चर बहुत ही सोची समझी रणनीतियों का परिणाम होता है। मैं तो ये कहूंगी कि ये एक कला है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जो कोई भी अपने रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने के लिए इन ऐप्स पर निर्भर रहता है, उसके लिए ये जानना सच में एक बहुत बड़ा आहापल होगा कि स्क्रीन के पीछे की दुनिया कितनी व्यवस्थित है। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है नींव रखने से। बिल्कुल। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से एंड्रॉयड स्टूडियो को एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई के रूप में स्थापित करती है। हाँ, आईडीई। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो एक आईडीई किसी डिजिटल वर्कशॉप की तरह है जहां एक डेवलपर को ऐप बनाने के लिए सारे औजार, हथौड़े, कीलें और पेंट सब एक ही जगह मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और जब कोई डेवलपर इस वर्कशॉप में काम शुरू करता है तो सबसे पहला कदम प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है। स्रोत सामग्री में एम्प्टी एक्टिविटी नाम के एक टेम्पलेट का विशेष रूप से उल्लेख है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये एम्प्टी एक्टिविटी एक खाली कैनवस की तरह है। मतलब कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं है। नहीं, एक टू डू लिस्ट ऐप के लिए किसी पहले से बनी हुई जटिल संरचना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक साफ स्लेट की जरूरत होती है जहां से चीजों को शुरुआत से गढ़ा जा सके। ये सच में बहुत रचनात्मक लगता है। प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते समय ऐप का नाम और पैकेज तय किया जाता है, लेकिन यहां से एक बड़ा तकनीकी निर्णय सामने आता है। आप प्रोग्रामिंग भाषा के चुनाव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत सामग्री में कोटलिन और जावा के बीच की चर्चा बहुत गहराई से की गई है। यह आज के ऐप डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मौजूदा समय में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कोटलिन को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी जाती है। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये एक नई भाषा है। सही कहा। ये डेवलपर्स की कई पुरानी समस्याओं को हल करती है। सबसे बड़ा फायदा इसका संक्षिप्त सिंटैक्स है, यानी कोड लिखने का तरीका। हाँ, जो काम जावा में 10 लाइनों के कोड में होता है वो कोटलिन में शायद 3 या 4 लाइनों में हो जाता है। और जाहिर है कोड जितना कम होगा उसमें बग्स या गलतियों की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। बिल्कुल। ये भाषा बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट भी है और तेज भी। और मुझे स्रोत सामग्री में एक और बात बहुत दिलचस्प लगी, इंटरऑपरेबिलिटी। ये बहुत जरूरी फीचर है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पुरानी परियोजना में पहले से जावा का बहुत सारा कोड लिखा हुआ है तो कोटलिन उसके साथ बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है। एकदम सही। एक ही ऐप के अंदर आधी फाइलें जावा की और आधी कोटलिन की हो सकती हैं और सिस्टम बिल्कुल क्रैश नहीं होगा। ये तो पुराने सिस्टम्स को धीरे धीरे अपग्रेड करने के लिए एक वरदान की तरह है। हाँ, अब जब नींव रख दी गई है और भाषा तय हो गई है तो बात आती है ऐप के चेहरे की, यानी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की। बिल्कुल। एक टास्क मैनेजर के लिए इंटरफेस का सहज होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यहीं पर XML का प्रवेश होता है। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि UI को XML में डिजाइन किया जाता है। ये डिजाइन और कार्यक्षमता के बीच एक स्पष्ट विभाजन बनाए रखता है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि एक इमारत का ढांचा और उसकी दीवारें अलग हैं और उसके अंदर की बिजली या पानी की वायरिंग अलग है। बहुत अच्छा उदाहरण है। XML सिर्फ ये तय करता है कि स्क्रीन पर कौन सी चीज कहाँ दिखेगी। और XML के अंदर एक बहुत ही उपयोगी टूल का जिक्र है, रिलेटिव लेआउट। इसका काम स्क्रीन पर मौजूद अलग अलग चीजों को एक दूसरे के संदर्भ में व्यवस्थित करना है।
जैसे ये तय करना कि सेव का बटन हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के ठीक नीचे और दाईं ओर रहेगा। बिल्कुल। और स्क्रीन का साइज चाहे जो भी हो, ये आपसी संबंध हमेशा बरकरार रहता है। ये तो एकदम इंटीरियर डिजाइनिंग जैसा हुआ। अब इस पूरी स्क्रीन पर सबसे जरूरी चीज क्या है? टास्क की एक लंबी सूची। हाँ, और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरी तकनीकी चर्चा करती है। यहाँ रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू की तुलना की गई है। और ये बताया गया है कि रिसाइकलर व्यू का उपयोग बेहतर क्यों है। यह तकनीक के विकास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अगर एक टू डू लिस्ट में 1000 टास्क हैं, तो पुराना लिस्ट व्यू उन 1000 आइटम्स को एक साथ फोन की मेमोरी में लोड करने की कोशिश करता था, जिससे ऐप धीमा हो जाता था और बैटरी भी बहुत खर्च होती थी। सही कहा। लेकिन रिसाइकलर व्यू, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, व्यूज को रिसाइकल करता है। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। अगर फोन की स्क्रीन पर एक बार में केवल 10 टास्क दिखाई दे रहे हैं, तो रिसाइकलर व्यू केवल उन्हीं 10 को मेमोरी में रखेगा। और जैसे ही लिस्ट को नीचे स्क्रॉल किया जाता है, जो टास्क ऊपर स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह और मेमोरी का उपयोग नीचे से आने वाले नए टास्क्स को दिखाने के लिए कर लिया जाता है। एकदम सटीक एनालॉजी। ये फोन की सीमित मेमोरी का बहुत ही कुशल उपयोग है। इससे ऐप चाहे कितना भी डेटा लोड करे, वो हमेशा स्मूथ चलता है। इसके अलावा एक सहज यूजर अनुभव के लिए 2 और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण डिजाइन निर्णय लिए जाते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन और एडिट टेक्स्ट। हाँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन वही गोल सा बटन होता है जो अक्सर स्क्रीन के निचले दाएं कोने में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि नया टास्क जोड़ने का विकल्प हमेशा अंगूठे की पहुंच में रहे। और एडिट टेक्स्ट वो जगह है जहां वास्तव में कीबोर्ड से जानकारी टाइप की जाती है। छोटे छोटे निर्णय ही तय करते हैं कि कोई ऐप इस्तेमाल करने में कितना प्राकृतिक लगेगा। बिल्कुल। अब हमारे पास एक सुंदर दिखने वाला इंटरफेस है जहां डेटा टाइप किया जा सकता है, लेकिन यहां से ऐप का दिमाग काम करना शुरू करता है। डेटा मैनेजमेंट। ये सवाल उठना लाजमी है कि जब कोई टास्क सेव किया जाता है, तो फोन बंद करने के बाद भी वो गायब क्यों नहीं होता? जानकारी हवा में तो नहीं रह सकती। यहीं पर डेटा मॉडल तस्वीर में आता है। स्रोत सामग्री में एक टास्क डेटा क्लास का विस्तार से वर्णन है। ये क्लास डेटा को एक ढांचा देती है। हाँ, इसमें कुछ मुख्य अंग होते हैं, जैसे आईडी, जो हर एक टास्क को एक अनोखी पहचान या रोल नंबर देता है। फिर टाइटल, जो उस काम का मुख्य नाम है। डिस्क्रिप्शन, जहां विस्तार से जानकारी होती है। और इस कंप्लीटेड, जो एक टिक मार्क की तरह बताता है कि काम पूरा हो गया है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि ऐप बिना किसी भ्रम के सटीक जानकारी को प्रोसेस करे। लेकिन ये जानकारी सुरक्षित कहाँ होती है? इस काम के लिए रूम डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। यहाँ एसक्यूलाइट और रूम के बीच की तुलना बहुत अहम है। एसक्यूलाइट एंड्रॉइड का बुनियादी डेटाबेस है ना? हाँ, लेकिन उसमें सीधे काम करने के लिए बहुत सारा जटिल कोड लिखना पड़ता है, जिसमें गलतियों की संभावना बहुत अधिक होती है। और रूम डेटाबेस, जो एंड्रॉइड जेटपैक का हिस्सा है, उस पूरी जटिलता को छिपा देता है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इसके काम करने के तरीके को समझाने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे एंटिटी, डीएओ और build.gradle। चलिए इन्हें थोड़ा सरल करते हैं। इन्हें समझने के लिए एक लाइब्रेरी का उदाहरण सबसे बेहतर रहता है। मान लीजिए कि डेटाबेस एक बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है। यहाँ एंटिटी को लाइब्रेरी की एक किताब मान सकते हैं। ये परिभाषित करता है कि डेटाबेस के अंदर टेबल कैसी दिखेगी, उसके कॉलम्स क्या होंगे। और फिर आता है डीएओ, यानी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अगर डेटाबेस लाइब्रेरी है और एंटिटी किताब है, तो डीएओ उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है। एकदम सही। कोई भी ऐप सीधे डेटाबेस में जाकर छेड़छाड़ नहीं करता, वो इस लाइब्रेरियन को निर्देश देता है। और डीएओ का मुख्य काम CRUD ऑपरेशंस को संभालना है। CRUD का मतलब है क्रिएट, यानी बनाना या नया टास्क जोड़ना। रीड, यानी पढ़ना या सारे टास्क देखना। अपडेट, यानी बदलना या एडिट करना। और डिलीट, यानी हटाना। यह पूरी प्रक्रिया को बेहद सुरक्षित और व्यवस्थित बना देता है। ये बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और build.gradle फाइल एक तरह से ऐप का प्रोक्योरमेंट मैनेजर है। हाँ, ये फाइल एंड्रॉयड स्टूडियो को बताती है कि इस प्रोजेक्ट को रूम डेटाबेस या किसी अन्य बाहरी लाइब्रेरी की जरूरत है। और फिर वो सिस्टम इंटरनेट से उन जरूरी फाइलों को डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में शामिल कर देता है। इस डेटा मैनेजमेंट के हिस्से में कुछ और बेहद महत्वपूर्ण टूल्स का भी संक्षेप में उल्लेख है, जैसे टास्क अडेप्टर, व्यू मॉडल
और लाइव डेटा। ये टूल्स स्क्रीन और डेटाबेस के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। टास्क अडेप्टर डेटा को उस रिसाइक्लर व्यू यानी कन्वेयर बेल्ट में सही तरीके से सजाता है। लेकिन लाइव डेटा का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आकर्षक है। लाइव डेटा को समझना ऐप के असली जादू को समझने जैसा है। ये डेटा को ऑब्जर्वेबल बनाता है। हाँ, इसे एक न्यूज़ चैनल के लाइव टिकर की तरह समझा जा सकता है। पुराने ऐप्स में अगर डेटाबेस में कोई नया टास्क जुड़ता था तो स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता था। लेकिन लाइव डेटा लगातार डेटाबेस पर नजर रखता है। जैसे ही लाइब्रेरियन कोई नई किताब जोड़ता है, लाइव डेटा तुरंत स्क्रीन को बिना किसी रिफ्रेश के अपडेट कर देता है। और व्यू मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि अगर फोन को घुमाया जाए यानी लैंडस्केप मोड में, तो ये सारा डेटा क्रैश ना हो और सुरक्षित रहे। स्क्रीन के पीछे एक पूरी मशीनरी पूरी सटीकता के साथ काम कर रही है। अब जब एक बुनियादी टास्क मैनेजर पूरी तरह से काम करने लगता है, तो स्रोत सामग्री अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में मुड़ती है। एडवांस फीचर्स की मदद से ऐप को और अधिक स्मार्ट बनाने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सबसे पहला कदम नोटिफिकेशंस का है। ये स्पष्ट है कि एक टू डू लिस्ट के लिए नोटिफिकेशंस अनिवार्य नहीं है। ऐप बिना इसके भी टास्क लिख सकता है। लेकिन वे ऐप को प्रभावी बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर कोई काम लिखा गया है और सही समय पर उसकी याद ही ना आए, तो उस ऐप की उपयोगिता ही क्या रह जाती है? बिल्कुल। इसके लिए अलार्म मैनेजर और वर्क मैनेजर जैसे टूल्स का उपयोग किया जाता है। अलार्म मैनेजर तब बहुत काम आता है जब किसी टास्क का अलार्म एकदम सटीक समय पर बजना हो, जैसे सुबह ठीक 8 बजे की मीटिंग। वहीं वर्क मैनेजर बैकग्राउंड में काम करने वाला एक ऐसा टूल है जो ये सुनिश्चित करता है कि काम पूरा हो, भले ही फोन रीस्टार्ट हो जाए या ऐप बंद कर दिया जाए। यह विश्वसनीयता जोड़ता है। और सारे काम एक समान नहीं होते, इसलिए प्राथमिकता सेट करना एक और एडवांस फीचर है। जो डेटा मॉडल हमने पहले देखा था, उसमें अतिरिक्त फील्ड्स जोड़कर टास्क को फिल्टर करने की कला विकसित की जा सकती है। इसे ऐसे समझे कि घर के काम, ऑफिस के काम या हाई प्रायोरिटी जैसे टैग्स लगाकर यूजर अपने अनुभव को बहुत अधिक व्यवस्थित कर सकता है। और डेटाबेस में जब ये टैग्स जुड़ जाते हैं, तो डीएओ के लिए सिर्फ जरूरी टास्क को ढूंढकर स्क्रीन पर लाना बहुत आसान हो जाता है। इन सब के अलावा स्रोत सामग्री एक ऐसी समस्या की ओर इशारा करती है जो आज के डिजिटल युग में सबसे आम है, डेटा खोने का डर। क्या होगा अगर फोन पानी में गिर जाए या पूरी तरह टूट जाए? यहाँ पर सिंक और बैकअप का महत्व सामने आता है। जब डेटा केवल फोन के अंदर यानी लोकल डेटाबेस में होता है, तो वो जोखिम में होता है। यहीं पर क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल के फायरबेस को जोड़ने पर प्रकाश डाला गया है। फायरबेस को इंटीग्रेट करने से ऐप का सारा डेटा रियल टाइम में सुरक्षित सर्वर पर कॉपी होता रहता है। हाँ, लेकिन क्लाउड सिंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। मान लीजिए कोई इंटरनेट के बिना फोन पर एक टास्क अपडेट करता है और उसी समय दूसरे डिवाइस पर भी कुछ बदलाव होता है। यही फायरबेस की सबसे बड़ी खासियत है। ये ऑफलाइन होने पर बदलावों को फोन में सेव रखता है और जैसे ही इंटरनेट मिलता है, ये समझदारी से दोनों डिवाइस के डेटा का मिलान करके उसे सिंक कर देता है। इसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। ये फीचर एक साधारण स्कूल प्रोजेक्ट जैसे ऐप को एक प्रोफेशनल ग्रेड के ऐप में बदल देता है। ये सब एक बहुत ही शानदार विकास यात्रा है, लेकिन ऐप को असली दुनिया में उतारने से पहले एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण बचता है, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। कोड लिखने से ज्यादा समय अक्सर उसे टेस्ट करने में लगता है। टेस्टिंग किसी भी ऐप की सफलता की कुंजी है। यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐप केवल एक डिवाइस पर नहीं, बल्कि हर तरह के वातावरण में काम करे। स्रोत सामग्री सुझाव देती है कि ऐप को अलग अलग एम्यूलेटर्स और भौतिक उपकरणों पर टेस्ट किया जाना चाहिए। एम्यूलेटर को हम कंप्यूटर के अंदर चलने वाला एक वर्चुअल या नकली फोन कह सकते हैं। डेवलपर्स इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे हर मॉडल का असली फोन नहीं खरीद सकते। सही कहा। और टेस्टिंग में सिर्फ ऐप को खोलकर देखना शामिल नहीं है। स्क्रीन साइज बदलना, पुराने और नए एंड्रॉयड वर्जन पे चेक करना और यहाँ तक कि ऐप चलते समय फोन को आड़ा तिरछा करके देखना जरूरी है। कई बार फोन को घुमाते ही खराब तरीके से लिखे गए ऐप्स क्रैश हो जाते हैं क्योंकि वे डेटा को फिर से लोड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का भी गहरा विश्लेषण किया गया है। इसके लिए एंड्रॉयड प्रोफाइलर नाम के टूल का उपयोग किया जाता है। ये टूल एक तरह से ऐप का एक्सरे करता है। हाँ, ये टूल डेवलपर्स को लाइव दिखाता है कि ऐप कितनी मेमोरी, सीपीयू और बैटरी खर्च कर रहा है। अगर ऐप में कोई मेमोरी लीक है, यानी वो मेमोरी का उपयोग तो कर रहा है लेकिन उसे वापस खाली नहीं कर रहा है, तो प्रोफाइलर उसे पकड़ लेता है।
भारी संसाधनों को कम करके ही ऐप को हैंग होने से बचाया जा सकता है। इन सभी कड़े परीक्षणों के बाद ही ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज किया जाता है। और जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, रिलीज करते समय प्राइवेसी पॉलिसी और गूगल के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होता है। लेकिन पब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया। यूजर्स के फीडबैक और क्रैश रिपोर्ट्स के आधार पर लगातार सुधार करना ही एक ऐप को लंबी उम्र देता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐप सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये एक लगातार इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा का सारांश देखें, हमने एक एम्प्टी एक्टिविटी के खाली कैनवस से शुरुआत की, फिर कॉटलिन के स्मार्ट सिंटैक्स से लॉजिक लिखा, XML और रिसाइकलर व्यू से एक बेहतरीन और तेज यूजर इंटरफेस बनाया, उसके बाद रूम डेटाबेस के लाइब्रेरियन की मदद से डेटा को सुरक्षित रखा और लाइव डेटा से उसे रियल टाइम में अपडेट किया। अंत में फायरबेस की मदद से क्लाउड सिंक जोड़ा और अलार्म मैनेजर के साथ नोटिफिकेशंस लगाकर उसे प्ले स्टोर के लिए तैयार किया। सूचनाओं के इस भारी दौर में ऐप्स के पीछे के इस तकनीक को समझना बेहद प्रासंगिक है। जब ये समझ में आता है कि स्क्रीन के पीछे की वास्तुकला कैसे काम करती है, डेटाबेस कैसे डेटा को सुरक्षित रखता है और कोड कैसे फोन की मेमोरी बचाता है, तो कोई भी केवल एक साधारण यूजर नहीं रह जाता। ये ज्ञान हर किसी को एक अधिक जागरूक और स्मार्ट डिजिटल नागरिक बनाता है। तकनीक हमेशा हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। स्क्रीन के पीछे कितनी मेहनत और जटिल तकनीक लगी है, ये जानकर वास्तव में ऐप्स के प्रति नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा और इन शानदार तकनीकी टूल्स का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा उकसाने वाला विचार मन में आता है, जो इस स्रोत सामग्री के दायरे से भी आगे जाता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि आज की तकनीक जैसे अलार्म मैनेजर, वर्क मैनेजर और क्लाउड सिंक डेटाबेस हमारे काम को याद रखने, उन्हें श्रेणियों में बांटने और हमें एकदम सही समय पर नोटिफिकेशन देने में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी है। एक ऐप हमें ये बताने में कभी नहीं चूकता कि हमें क्या करना है। लेकिन एक ऐप केवल रास्ता दिखा सकता है, वो किसी इंसान के लिए उस काम को असल में कर नहीं सकता, जो कि डिजिटल टूल और मानवीय स्वभाव के बीच की एक बहुत ही गहरी खाई की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। क्या भविष्य का ऐप डेवलपमेंट कभी इंसान की प्रेरणा या मोटिवेशन को हैक करने का तरीका ढूंढ पाएगा, या फिर एक परफेक्ट डिजिटल रिमाइंडर और इंसान के उस काम को असल में पूरा करने के बीच की ये दूरी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी? तकनीक बहुत आसानी से याद दिला सकती है, लेकिन क्या कोड की कोई लाइन कभी किसी इंसान के अंदर काम करने की इच्छा पैदा कर सकती है? ये मनोविज्ञान और तकनीक के भविष्य को लेकर सोचने वाली बात है। इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक डिजिटल टू डू लिस्ट इंसान को असल में कितनी दूर तक ले जा सकती है और कहाँ इंसान को खुद ही कमान संभालनी पड़ती है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय की गहराई में उतरेंगे।